तो आदाब, नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सबका इस जुर्म तक चैनल पर। फिलहाल में जितने भी सब्सक्राइबर हैं या जितने भी इस फैमिली में मेंबर हैं, उम्मीद करता हूं सब लोग बहुत खुश होंगे, सब कुछ अच्छा चल रहा होगा। आज बिना अपने इंट्रो के सीधी बात करता हूं, कहानी पर आता हूं। मेरा नाम तो आप सबको पता ही, अंशु खान नाम है मेरा। तो आज मैं जो आपको कहानी सुनाने जा रहा हूँ, इस कहानी में आप सुनेंगे और ये समझेंगे कि कुछ लोग अपने इरादों को पूरा करने के लिए किस तरह से किसी मासूम को बलि का बकरा बनाते हैं और उस मासूम को मौत के घाट उतार देते हैं। तो ये जो कहानी है जो मैं सुनाने आपको जा रहा हूँ, ये 2017 की है। 5 सितंबर 2017 हरियाणा में एक शहर पड़ता है पानीपत। पानीपत में एक मोहल्ला है आज़ाद नगर, जहाँ पे एक परिवार रहा करता है। अतुल दुबे नाम के जो व्यक्ति हैं उनका परिवार रहता है। उनके परिवार में बच्चे हैं। उनकी सबसे बड़ी जो बेटी है जिसका नाम है सिमरन दुबे, और ये उसी सिमरन दुबे की कहानी है। 20 साल की जिसकी उम्र है, आर्य डिग्री कॉलेज में सेकेंड ईयर की बीए सेकेंड ईयर की स्टूडेंट है। साथ ही वो एक एनएसएस यानी राष्ट्रीय सेवा योजना एक संस्था है जिसकी सदस्य है। अब ये जो एनएसएस है, इसका काम क्या है? ये जगह जगह पर कैंप लगाकर समाज सेवा करते हैं। तो अब जो भी स्टूडेंट होते हैं जो इनके साथ में काम करते हैं, जिसका काम अच्छा होता है, तो उसको कॉलेज की तरफ से प्रमाण पत्र दिए जाते हैं। तो सिमरन दुबे जो होती है वो साथ में ही पढ़ाई के साथ साथ इस संस्था की सदस्य भी होती है। इसी कॉलेज में उसके साथ में पढ़ने वाली एक ज्योति नाम की लड़की, वो भी उसकी दोस्त होती है। वहीं दूसरी तरफ एक एचडी कॉलेज में कृष्ण देसवाल नाम का एक लड़का होता है, जो ये एनएसएस आपको मैं जो मैंने बताई है वो इसका अध्यक्ष भी होता है और पढ़ाई भी कर रहा होता है एचडी कॉलेज से। तो जनवरी 2017 की बात होती है। आर्य डिग्री कॉलेज में एक कैंप लगता है एनएसएस की तरफ से। तो उसी कैंप में सिमरन दुबे और कृष्ण देसवाल की मुलाकात होती है। अब ये 3 लोग थे, ज्योति, कृष्ण देसवाल और सिमरन दुबे। ये अच्छे खासे दोस्त बन जाते हैं क्योंकि उस एनएसएस से भी जुड़े हुए हैं। तो इस तरह से इनके बीच में दोस्ती हो जाती है। इसके बाद 5 सितंबर 2017 को सिमरन दुबे के फ़ोन पर एक कॉल आता है। कृष्ण कॉल करता है, बोलता है कि शहर में कुछ मिलिट्री के अधिकारी आ रहे हैं जिनके लिए जीटी रोड पर एक गौशाला मंदिर है, वहाँ पर कैंप लगेगा। तो मुझे तुम्हारी सहायता की थोड़ी ज़रूरत है, तुम आ जाओगी तो मेरा काम थोड़ा आसान हो जाएगा। और ज्योति भी साथ में आ रही है। तो वो कहते हैं ठीक है सर, कोई बात नहीं, अगर ऐसी बात है तो मैं आ जाती हूँ, आपका काम में थोड़ी हेल्प हो जाएगी आपको। तो अपने घर पर वो कॉलेज का बोल के और वहाँ से जीटी रोड पर गौशाला मंदिर पहुँच जाती है, जहाँ ये दोनों लोग पहले से ही मौजूद होते हैं, ज्योति और कृष्ण। ये लोग पहुँचते हैं, गौशाला मंदिर पहुँचते हैं। वहाँ पर एक कम्युनिटी हॉल के पास में कमरे होते हैं 2। एक कमरे में ये लोग जाते हैं। वहाँ पहुँचने के बाद में ज्योति और जो कृष्ण होता है, ये सिमरन दुबे को एक कोल्ड ड्रिंक का गिलास ऑफर करते हैं। तो वो देखती है कि ये लोग नहीं पी रहे हैं और मुझे ऑफर कर रहे हैं, तो उनसे पूछती भी है कि आप लोग भी पी लो। तो बोलते हैं कि नहीं, हमने अभी पी है, आप कोल्ड ड्रिंक अभी पी लीजिए, ये आपके लिए है। बिना कुछ सोचे समझे वो उस कोल्ड ड्रिंक को पी लेती है। अब इसी दौरान ये जो जिस रूम में ठहरे हुए थे, इसी रूम के बराबर में एक और रूम होता है, जहाँ पर एक वंदना नाम की एक कंप्यूटर टीचर होती हैं, जो कि एक एनजीओ की तरफ से कंप्यूटर सिखाती हैं। जब ये तीनों लोग उसके अंदर जा रहे थे तो उन्होंने इनको जाते देखा था। उसके बाद काफ़ी देर तक ये दरवाज़ा बंद रहा, तो उनको बड़ा अटपटा लगा कि ये दरवाज़ा इतनी देर से क्यों अंदर से बंद है, क्या रीज़न है। तो दरवाजे पर जाती हैं, दरवाज़ा खटखटाती हैं। तकरीबन 15 मिनट के बाद में दरवाज़ा खुलता है, और दरवाज़ा खुलने के बाद में वहाँ से एक लड़की और एक लड़का बाहर निकलते हैं। वो पूछते हैं कि दरवाज़ा आपने इतनी देर में खोला है और आपके साथ में एक और लड़की थी, वो कहाँ है? तो ये लोग कुछ नहीं बताते हैं, बल्कि वंदना को डरा और धमका देते हैं कि तुम्हें अपना काम करो, अपने काम से मतलब रखो। और ये लोग दरवाज़ा लॉक करके चले जाते हैं। वंदना को लगता है कि मामला कुछ गड़बड़ है। वो फौरन जो मंदिर के पुराजी मंदिर के जो पुजारी होते हैं वेद प्रकाश तिवारी जी,
उनको कॉल करके बताती है। अब ये लोग जो आए हुए थे इस बारे में उनको भी कोई जानकारी नहीं थी। उनको लगता है कि मामला कुछ गड़बड़ है, कुछ अलग है। वो फौरन अपने भतीजे को कॉल करके बोलते हैं कि आप मंदिर, गौशाला मंदिर जाओ और वहाँ पर जाके पता करो कि वंदना का कॉल आया था और ऐसी ऐसी बात है। तो अभिनव नाम का जो उनका भतीजा होता है वो दौड़ा भागा सीधा वहाँ पहुँचता है। वहाँ जाकर देखता है, वंदना से पूछता है कि क्या बात है। वंदना पूरी बात उनको बताती है, किस तरह से ये लोग आए हुए थे और 2 लोग बाहर निकल कर गए हैं। जैसे तैसे करके वो दरवाज़ा खोलता है। दरवाज़ा खुलता है, वो अंदर जाता है, उधर से चीखता हुआ बाहर लौटता है और उसकी चीख सुन के वंदना भी चौंक जाती है। वो वंदना को बताता है कि अंदर तो एक लड़की की लाश पड़ी हुई है। अब सवाल ये उठता है कि अंदर 3 लोग गए थे, ज्योति, सिमरन और कृष्ण। एक लड़का और एक लड़की बाहर लौटे। तो इसमें ये तो कंफर्म हो जाता है कि लड़का जो था कृष्ण था। अब ये लाश किसकी थी? तो यहाँ से इस कहानी में एक सस्पेंस है जो आपके लिए जानना बहुत जरूरी है, तो कहानी को ध्यान से आप सुनिएगा। अब जब ये कृष्ण और ये वंदना, माफ़ी चाहता हूँ मैं, अब ये जो अभिनव है और वंदना है, जब इस लाश को देखते हैं तो इनका दिमाग सन्न हो जाता है। ये तुरंत कॉल करते हैं पुजारी को, उनको बताते हैं सारी बात। पुजारी जी सुनते हैं, सीधा फ़ोन करते हैं 100 नंबर पे और वहाँ पूरी घटना की जानकारी देते हैं। चांदनी बाग पुलिस स्टेशन में जानकारी दी जाती है। तो वहाँ के जो थाना प्रभारी होते हैं संदीप कुमार, वो अपने बल के साथ, पुलिस बल के साथ वहाँ का मौका वारदात के लिए निकलते हैं। उनके वहाँ पहुँचने से पहले ही ये जो जगह पड़ती है किशनपुरा, यहाँ के चौकी प्रभारी होते हैं वीरेंद्र सिंह, ये वहाँ पहुँच जाते हैं। अब वहाँ जाकर बातचीत करते हैं, पूछते हैं क्या मामला था, क्या बात थी। इधर इसी घटना की जानकारी जो है एसपी राहुल साहब को भी मिल जाती है। एसपी राहुल शर्मा साहब, CIA 3 प्रवीण कुमार जी और डीएसपी जगदीश दुहन साहब को भी इसके बारे में जानकारी मिल जाती है। ये लोग भी घटना स्थल पर पहुंचते हैं, वहाँ लाश का, कमरे का निरीक्षण करते हैं। तो वहाँ पर देखा कि एक डबल बेड है। तो डबल बेड का जो गद्दा है वो डबल बेड के नीचे बिछा हुआ है। और तो उनको ये समझ में आता है कि लाश जो है उसको इसी गद्दे पर लिटाकर उसकी हत्या की गई होगी। और एक लाश पड़ी हुई है जिसके गले को देखकर साफ पता चल रहा है कि उस पर स्पष्ट रूप से निशान है कि उसकी गला दबाकर हत्या की गई है। और वहाँ पर चुनरी भी पड़ी हुई है लड़की की, चप्पलें भी पड़ी हुई हैं, साथ में एक पर्स भी पड़ा हुआ है। और जो लड़की जो है उसका चेहरा जो है तेजाब से मतलब जलाया गया है। और जब तेजाब से उसका चेहरा जलाया जा रहा था तो जो डबल बेड का जो गद्दा होता है वो भी काफ़ी हद तक झुलस जाता है। अब जब पुलिस की नज़र उस पर्स पे पड़ती है तो पर्स उठाते हैं, उसमें देखते हैं, उसमें एक ID कार्ड मिलता है RA डिग्री कॉलेज का, जिस पर नाम लिखा रहता है ज्योति। जब उसको पलट के देखा जाता है तो उस पर एक मोबाइल नंबर लिखा रहता है और साथ में एक नाम लिखा रहता है रामपाल, जो कि उस ज्योति नाम की लड़की के पिता का नाम था और मोबाइल नंबर था। फौरन उनके पिता को जानकारी दी जाती है, उनको बुलाया जाता है। वो आते हैं, लाश को देखते हैं, शनाख्त करते हैं, रोने लगते हैं। अब वहाँ से ये क्लियर हो जाता है कि जो मरने वाली जो लड़की थी, जिसकी पहले गला दबाकर हत्या की गई, उसके बाद में उसका चेहरा तेजाब से जलाया गया ताकि उसकी शिनाख्त ना हो सके। तो आखिर कातिलों ने ऐसा क्यों किया, इसके पीछे वजह क्या थी, जो वो ये चाहते थे कि इस लड़की की पहचान ना हो सके। अब ये सब सारी चीज़ें कंफर्म हो चुकी हैं, रामपाल जी को बुला लिया गया है, लाश की शिनाख्त हो चुकी है। उसके बाद में जो सारा सामान मिला था उसे जब्त करके लाश को जिला अस्पताल पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। अब इधर वंदना से पूछताछ की जाती है कि तुमने क्या देखा और क्या समझा। तो वंदना बताती है 4 बजे का वक्त था, 3 लोग आए हुए थे और जब ये 2 लोग, मैंने देखा कि 15 मिनट काफ़ी देर हो चुकी है, उसके बाद में ये दरवाज़ा नहीं खुलता है तो मैं दरवाज़ा खटखटाती रही। तकरीबन 15 मिनट के बाद दरवाज़ा खुलता है, फिर ये लोग बाहर आते हैं, मुझे धमकाते हैं, डराते हैं और ये चले जाते हैं। इनके साथ में कुछ पॉलीथीन भी थे और एक बैग भी था और साथ में लड़के के हाथ में एक कोल्ड ड्रिंक की बोतल भी थी। ये सारी जानकारी उनको वंदना से मिलती है।
वंदना से सारी जानकारी मिलने के बाद में इधर जो लाश थी जो पोस्टमार्टम के लिए भेजी थी, वहाँ से सारी जो फॉर्मेलिटी होती हैं वो हो जाने के बाद में जो लाश होती है वो रामपाल जी को सौंप दी जाती है और वो ज्योति का अंतिम संस्कार कर देते हैं। इधर इस हत्याकांड की जानकारी जो है राष्ट्रीय महिला आयोग की सदस्य रेखा शर्मा जी को मिली। वो भी घटनास्थल पर पहुंची, सारी चीज़ों को देखा, परखा, समझा। उसके बाद में रामपाल और उनकी फैमिली को आश्वासन दिया कि 48 घंटों के अंदर कातिल कानून की गिरफ्त में होंगे। साथ ही एक सवाल उठता है कि ये जो तेजाब जो है इसकी बिक्री पर कोर्ट से रोक लगी हुई है, तो फिर ये तेजाब इनको मिला कहाँ से, ये सवाल भी उठा। अब पुलिस अपनी यहाँ से इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है, तो सबसे पहले पुलिस करती है कि कॉल डिटेल्स खंगाले जाते हैं, जिसमें देखा जाता है कि ज्योति की जो कॉल डिटेल्स होती है उसमें जो कृष्ण है उसके नंबर से कॉल आए हैं और बात हुई है। और ये थोड़ी बहुत बात नहीं होती है, लगभग 14-15 हजार सेकंड तक बात होती है। पुलिस सोचती है ऐसी क्या इनके बीच में जो बात थी जो इतनी लंबी बात चलती है। अब यहां से अभी पुलिस को भी ये नहीं पता है कि ये लड़का कौन था, लड़की कौन थी। मरने वाली का सिर्फ इतना पता है पुलिस को कि ये ज्योति नाम की लड़की थी, जो एक आईडी कार्ड मिला था और जिसकी फैमिली ने भी ये शनाख्त की थी कि ये ज्योति है। लेकिन ये एक लड़का जो फरार है और एक लड़की जो फरार है, इनके बारे में अभी तक कुछ भी नहीं पता है कि ये कौन है। तो जब पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है तो ज्योति के मोबाइल की कॉल डिटेल्स खंगाली जाती है। तो उस कॉल डिटेल्स की लिस्ट में एक नंबर दिखता है, जिसे देखकर ये पता चलता है कि लगभग 14-15 हजार सेकंड तक बात की गई है। जब उस नंबर की जानकारी ली जाती है तो पता चलता है वो कृष्ण देशवाल का नंबर है। अब पुलिस जो है सीधी रामपाल जी के पास पहुंचती है, ज्योति की फैमिली से मिलती है कि ये कृष्ण कौन है और क्या इनसे इसका क्या रिश्ता है। तो बताते हैं कि ये कृष्ण देशवाल जो है ज्योति का अच्छा दोस्त है और ऐसे ऐसे इस कॉलेज में पढ़ता है और उनके साथ में ही ये जो इनके जो एनएसएस है उसके साथ में भी ये काम करता है और उस एनएसएस का अध्यक्ष भी है। और यहीं से पुलिस को ये भी जानकारी मिल जाती है कि ज्योति की जो फ्रेंड होती है सिमरन, उसके बारे में भी पुलिस को पता चल जाता है। अब पुलिस के सामने दो नाम थे, कृष्ण देशवाल और सिमरन दुबे। तो सबसे पहले पुलिस कृष्ण देशवाल के घर पहुंचती है। जब वहां पहुंचकर पता चला कि जो कृष्ण देशवाल है ये 5 सितंबर 2017 से लापता है और करीब 1,35,000 रुपए लेकर वहां से भागा हुआ है, जिसको घर वाले भी ढूंढ रहे हैं और उसका कोई पता नहीं है। अब इसी दौरान जो सिमरन के जो पिता होते हैं अतुल दुबे, ये पुलिस के पास पहुंचते हैं और पुलिस में एक तहरीर देते हैं, बताते हैं कि मेरी बेटी सिमरन दुबे का जो है अपहरण हुआ है, कृष्ण ने उसका अपहरण किया है। और साथ में वो एक महत्वपूर्ण जानकारी ये देते हैं कि आप लोग जिस लड़की की लाश को ज्योति की लाश बोल रहे हो वो दरअसल ज्योति की नहीं, मेरी बेटी की लाश है, क्योंकि उसके कान की बाली और धागा, हाथ में जो धागा बंधा हुआ था उसे देखकर पता चलता है कि वो मेरी बेटी सिमरन थी। अब हालांकि ये जानकारी सुनने के बाद पुलिस चौंक जाती है, लेकिन उनसे बोलती है कि हम तुम्हारी बात में विश्वास कैसे करें, क्योंकि तुम्हारी बेटी के ऊपर कत्ल का इल्जाम है, ज्योति के कत्ल का। अब यहाँ से मामला बड़ा पेचीदा हो रहा है पुलिस के लिए कि जिसके ऊपर कत्ल का इल्जाम है उसका पिता आकर बोलता है कि नहीं, मरने वाला तो वही है, मकतूल तो वही है जिसे आप तलाश रहे हो। फिर पुलिस कहती है कि हमने वंदना से पूछताछ की थी, कुछ फोटो दिखाए थे कृष्ण के और सिमरन के, तो वंदना ने बताया कि हाँ यही दोनों लोग निकले थे उस रूम से। अब ये वंदना ने क्यों बताया इसका पता नहीं, लेकिन वंदना के कहने के अनुसार ही पुलिस जो है अपनी छानबीन कर रही है, इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ा रही है। अब अतुल दुबे ने ये जानकारी दी, उसके बाद में पुलिस ने बताया नहीं, हम आपकी बात पे विश्वास नहीं कर सकते और हमारी छानबीन जो है, जांच पड़ताल जो है जिस दिशा में चल रही है हम उसी दिशा पर रहेंगे अभी। यहां से अब इसके बाद सिमरन दुबे और कृष्ण देशवाल के दोनों लोगों के मोबाइल की जो लोकेशन थी लगातार ट्रेस की जा रही थी, लेकिन पुलिस को यहाँ पर सफलता इसलिए नहीं मिल पा रही थी क्योंकि इनके फ़ोन जो थे बंद थे। तभी अचानक से एक दिन उनका फ़ोन चालू होता है और पुलिस को लोकेशन मिलती है शिमला की।
शिमला की लोकेशन मिलने के बाद में CIA 3 प्रवीण कुमार जी अपनी टीम के साथ शिमला पहुंचते हैं। शिमला जाकर वो वहां पर सैकड़ों होटल खंगाल डालते हैं, छान डालते हैं, लेकिन किसी भी होटल के किसी भी रजिस्टर में कृष्ण और सिमरन के नाम से कोई भी एंट्री नहीं थी। अब उनकी वहां पर छानबीन चल रही है। इसी दौरान एक होटल के एक रजिस्टर में 2 नाम पर उनकी नजर पड़ती है और उनकी नजरें वहीं टिक जाती हैं। एक नाम था श्याम और दूसरा नाम था राधा, और उसके नीचे जो पता लिखा हुआ था वो पानीपत का था। इसको देखने के बाद में उनका दिमाग ठनकता है, क्योंकि जो कातिल थे उनसे यही गलती हो गई थी कि उन्होंने अपना नाम तो बदल दिया, सिमरन की जगह उन्होंने राधा और कृष्ण की जगह श्याम कर दिया, लेकिन जो पता था वो पानीपत का ही रहा। जैसे ही पुलिस के हाथ ये जानकारी लगी, पुलिस ने होटल की तलाशी ली। तलाशी लेने के बाद में एक कमरा खुलता है, उस कमरे में एक लड़का और एक लड़की मिलते हैं। अंदर एक लड़का एक लड़की को देखकर पुलिस चौंक जाती है, क्योंकि अब तक जिस ज्योति को सब लोग मरा हुआ समझ रहे थे, दरअसल पुलिस के सामने वही ज्योति सही सलामत और जिंदा खड़ी थी, और उसके साथ में था कृष्ण। यहां से कहानी एकदम बदल जाती है। इसके बाद इन दोनों को पुलिस अरेस्ट करती है, फिर इनसे कड़ी पूछताछ की जाती है। पूछताछ के बाद में पता चलता है कि ये जो कृष्ण देशवाल और जो ज्योति थे, ये एक दूसरे से प्यार करते थे। प्यार के बाद शादी भी करना चाहते थे, लेकिन इनकी जातियां अलग थीं, घर वालों की मर्जी नहीं थी, कोई राजी नहीं था इनकी शादी के लिए। तो वहां से ये योजना बनाते हैं कि एक दूसरे के बिना रह तो सकते नहीं, एक दूसरे को पाना है, जो कि मोहब्बत में आशिक अक्सर किया करते हैं। तो ये सोचते हैं कि अब ऐसा क्या किया जाए कि हम लोग एक दूसरे को पा सकें हमेशा के लिए, और हमारे पीछे कोई आए भी नहीं। तो इनके दिमाग में खुराफात जन्म लेती है। फिर ये दोनों लोग प्लान बनाते हैं कि एक ऐसा काम किया जाए कि अपने ही जैसे सेम कद काठी के किसी को मार दिया जाए और अपनी पहचान दे दी जाए, तो उसके बाद में हम दोनों आज़ाद होंगे, खुले आसमान में हम अपने प्रेम की पींगे भरेंगे और हमारे पीछे कोई नहीं होगा। अब ये तलाश शुरू करते हैं। तो एक तलाश तो इनकी सिमरन पे ख़त्म होती है, क्योंकि उनको पता था सिमरन भोली भाली इनके साथ में है, इनके कहने पर कहीं भी आ जाती है तो वो इनकी बात मान लेगी। तो ज्योति की जगह पर सिमरन को मारने का प्लान था, और वहीं जो कृष्ण था उसकी जगह पर कृष्ण ने भी एक लड़का ढूंढ रखा था। अब जो लड़का ढूंढ रखा था जिसका कत्ल होने वाला था, असल में उसकी कदकाठी तो बिल्कुल कृष्ण देशवाल से मिलती थी, लेकिन उसके चेहरे पर जो थी दाढ़ी रखी हुई थी। यानी कि जो कृष्ण देशवाल था वो क्लीन शेव रहता था, और जो लड़का उसने ढूंढा था उसके चेहरे पर दाढ़ी थी। तो अब कृष्ण को लगता है कि अगर इसको मारेंगे तो दाढ़ी से पहचान हो जाएगी। तो फिर वो उसको बोलता है, हालांकि वो दोस्त उसका कृष्ण पर भरोसा करता है, उसको नहीं पता कि उसके साथ में क्या होने वाला है। आजकल कौन किसको कब शिकार बना ले कुछ पता नहीं चलता है। कृष्ण उससे बात करता है कि तुम आ जाओ गौशाला मंदिर, मुझे तुमसे कुछ काम है इस तरह से, और तुम जब आना तो अपना जो सेविंग है, जो दाढ़ी है तुम्हारी, वो उसको क्लीन करके आना। वो उसको लगता है कि ऐसा क्यों, लेकिन फिर वो सोचता है चलो कोई काम होगा, चलते हैं। तो जब वो आ रहा होता है तो रास्ते में उसे कोई सैलून नहीं मिलता है, तो वहाँ से वो अपनी जो है दाढ़ी क्लीन नहीं कर पाता है। तो वो कृष्ण को कॉल करता है कि नहीं मैंने दाढ़ी क्लीन नहीं की है। तो कृष्ण गुस्से में उसको बोलता है ठीक है तुम मत आओ, कोई ज़रूरत नहीं तुम्हारे आने की। अब यहाँ से कृष्ण को लगता है कि उसकी जैसी सेम कदकाठी का जो लड़का था वो तो नहीं है, क्योंकि उसकी दाढ़ी है, पहचान हो जाएगी। तो ये लोग सिमरन को बुला लेते हैं। सिमरन आती है, गौशाला मंदिर के उस रूम में जाते हैं। ये पहले से ही नशीली गोलियां, दवाइयां और ये तेजाब वगैरह जो है सब कुछ अपने साथ में रख कर लाए हुए थे। सिमरन वहाँ पहुँचती है, उसको कोल्ड ड्रिंक में मिलाकर नशीली दवाई दी जाती है, बेहोश हो जाती है। फिर गला घोंट कर उसकी हत्या कर दी जाती है। हत्या करने के बाद में अब उसकी पहचान ना हो सके तो तेजाब से उसका चेहरा जला दिया जाता है, यानी कि उसका चेहरा झुलसा दिया जाता है बुरी तरह से, ताकि पहचान ना हो। लेकिन फिर भी उसके कान में एक बाली होती है और हाथ में धागा होता है, जिसे देखकर पता चलता है, उसके पिता जो होते हैं वो पहचान जाते हैं कि ये मरने वाली ज्योति नहीं थी, ये मेरी बेटी थी। और फिर वंदना ने उनको देखा, तो जो कहानी मैंने आपको पूरी सुनाई है उसका निचोड़ यही निकल कर आता है कि एक लड़का एक लड़की ने आपस में प्यार किया, उसके बाद में एक साजिश रची। उस साजिश में 2 लोग शिकार होने वाले थे, जिसमें एक लड़का था
जिसकी दाढ़ी ने उसे बचा लिया। तो अगर आप भी अगर दाढ़ी रखते हैं तो अच्छी बात है, क्योंकि किसके मन में क्या चल रहा है, कब किस चीज़ से आपको शिकार बना लिया जाए तो कुछ पता नहीं। लेकिन एक मासूम सी लड़की जिसने अभी अपनी ज़िंदगी की शुरुआत ही की थी, एक बीए सेकेंड ईयर की स्टूडेंट जिसने अपनी जान से हाथ धोना पड़ा, जिसकी कोई गलती भी नहीं थी, जिसका कोई कसूर भी नहीं था। तो समझ में ये नहीं आता है कि ऐसे लोग, इनकी ऐसी मानसिकता, ये क्या क्या सोच जाते हैं और ये क्या क्या कर जाते हैं अपने गलत और नापाक इरादों को पूरा करने के लिए। ये किसी भी मासूम की बलि चढ़ा सकते हैं। एक सवाल ये भी उठता है, जब कोर्ट से तेजाब की बिक्री पर रोक लगी हुई है तो इनको तेजाब कहाँ से मिलता है? जितने भी जो तेजाब का जो इस्तेमाल करते हैं, इनके हाथ ये तेजाब कहाँ से आता है? आज तक ये सवाल ही बना हुआ है, इसका जवाब नहीं मिल पा रहा है। तो ये बड़ी एक उलझी हुई सी कहानी थी, जिसमें जो मरने वाली थी उसी को लोग कातिल समझकर उसकी तलाश कर रहे थे। मेरे द्वारा सुनाई गई आपको ये कहानी अगर अच्छी लगी है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। और फिलहाल में दोस्तों, आप जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हो, आप सबके लिए दिल से धन्यवाद और शुक्रिया है। जो भी सब्सक्राइबर हैं, आप बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा, ताकि जब भी मैं कोई कहानी अपलोड करूं तो सबसे पहले वो आपको मिले। ऐसी ही अजीबोगरीब कत्ल की, खून की कहानी आपको सुनाता रहता हूं, आपको जागरूक और सचेत करता रहता हूं। इस कहानी को सुनाने का मकसद और उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, सिर्फ लोगों में जागरूकता फैलाना मात्र है। मिलता हूं आपको फिर किसी अगली जुर्म की दास्तान के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।